रात के 9 बज रहे थे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। सुनीता ने अपनी दोनों बेटियों को अभी थोड़ी देर पहले खाना खिलाया है। बड़ी बेटी मीना खाना खाकर सो गई है और 4 साल की बेटी गुड़िया माँ की गोद में लेटी हुई है और माँ उसे लोरी सुना रही है। सो जा गुड़िया सो जा, लाल पलंग पर सो जा, मीठे मीठे सपनों में तू मेरी बेटी खो जा। सो जा गुड़िया सो जा, लाल पलंग पर सो जा। गुड़िया भी अपनी आंखें बंद कर नींद की आगोश में चली गई है। सुनीता ने उसे एक ओर लिटाया और खुद भी सोने की तैयारी करने लगी, लेकिन बाहर बारिश और बादलों के गरजने की आवाज के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। सुनीता, सुनीता, अरे ओ सुनीता, दरवाजा खोल। उस आवाज को सुनकर सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। दरवाजे पर उसका मकान मालिक सोहनपाल छाता लेकर खड़ा था। उसके साथ 3-4 आदमी और थे। क्यों रे, क्या कर रही थी? इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? जी देर कहाँ, आपकी आवाज सुनकर तुरंत तो खोल दिया दरवाजा। उसकी बातों को सुनकर सोहनपाल ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, ज्यादा बातें मत बना और 2 महीने का किराया दे मुझे। सुनीता ने अपनी साड़ी के पल्लू से बंधे 100 के 3 नोट सोहनपाल के हाथ में रख दिए और अपने हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। उन पैसों को देखकर सोहनपाल भड़क गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, ये क्या दे रही है तू मुझे? 300 रुपए? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? 2 महीने के 3000 रुपए हुए किराए के, और ये तू क्या दे रही है? सोहनपाल इतनी जोर जोर से बोल रहा था कि सुनीता की दोनों बेटियां जाग गईं और डरकर अपनी माँ से लिपट गई। सुनीता अब भी अपने हाथ जोड़े सोहनपाल के सामने खड़ी थी। उसने डरते हुए उससे कहा कि साहब, अभी तो इतने ही पैसे हैं, अभी ये रख लीजिए, धीरे धीरे मैं आपकी बाकी के सारे पैसे चुका दूंगी। थोड़ी सी दया इस विधवा पर कर दीजिए। देख, दया बया अगर मैं करने लगा तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। और ये क्या लगा रखा है तुमने? धीरे धीरे बाकी के पैसे चुका दोगी? देख, पूरे के पूरे पैसे अभी हाथ में रख, नहीं तो अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से निकल। और हाँ, एक भी सामान को हाथ नहीं लगाना। सुनीता के पास पैसे थे नहीं। वो लाख गिड़गिड़ाई, लेकिन मकान मालिक तो पत्थर दिल का था। उस घनघोर बारिश में उसने सुनीता को दोनों बच्चियों समेत बाहर निकाल दिया। सुनीता की छोटी बेटी जब अपने मृत पिता की तस्वीर उठाकर अपने साथ ले जाने लगी तो सोहनपाल ने उसके हाथ से उस तस्वीर को छीन लिया। अरे, तुझे बोला ना एक भी सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा, फिर क्यों तेरी बेटी इस फोटो को छू रही है? चल जा, इसे मुझे दे। ये कहकर सोहनपाल ने उस तस्वीर को उससे छीन लिया और जमीन पर पटक दिया। उस तस्वीर का शीशा टूट गया। सुनीता और उसकी दोनों बेटियों को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि ताकतवर के आगे कमजोर सिर्फ दुख सह सकता है, उसका विरोध नहीं कर सकता। उस घनघोर बारिश में अपनी दोनों बच्चियों के साथ वो सड़क पर चलने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? सुनीता ने अपनी बेटी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। उन तीनों ने वो रात सड़क किनारे ही बिताई। अगले दिन सुनीता दोनों बच्चियों को साथ लेकर दिहाड़ी मजदूरी करने चली गई। पूरा दिन उसने काम किया। उस रात भी वे सभी सड़क किनारे बैठे हुए थे। दिन भर की कमाई के पैसे से रोटी और सब्जी उन्होंने खरीदी थी। सभी वही खा रहे थे। तभी माँ, मिर्ची चली गई है मुंह में, बहुत तीखा लग रहा है। रुक रुक, मैं भी पानी लेकर आती हूँ। तभी मीना ने कहा, माँ तू यहीं बैठ, तू सारा दिन काम करके बहुत थक गई होगी। मैं इस रोड के दूसरी तरफ लगे नल से पानी पिलाकर लाती हूँ। मैं 1 बोतल पानी तेरे लिए भी ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, जा, लेकिन संभाल कर जाना। देखती हो ना सड़क पर कितनी तेज रफ्तार में गाड़ियाँ आती हैं। मीना अपनी छोटी बहन को लेकर सड़क के दूसरी ओर गई। उसने नल से बोतल में पानी भरा और अपनी छोटी बहन गुड़िया को पानी पीने के लिए दिया। अब अच्छा लग रहा है। बहुत तीखी मिर्च थी दीदी। चलो अब माँ के लिए 1 बोतल पानी ले लो और माँ के पास चलो। कहते हैं दुर्भाग्य एक ऐसा चोर है जो घात लगाए बैठा रहता है आपके जीवन में उथल पुथल के लिए। सुनीता सड़क के किनारे अपनी दोनों बच्चियों का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी तरफ एक तेज रफ्तार कार आई। वो जब तक कुछ समझ पाती वो कार उसे रौंदते हुए निकल गई और पीछे रह गई जमीन पर तड़पती हुई सुनीता।
आह आह मीना, गुड़िया। गुड़िया और मीना ने जब अपनी माँ की आवाज सुनी तो वो भागी भागी वहां पहुंचे, लेकिन तब तक सुनीता ने तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ दिया। माँ माँ माँ, पानी पी लो माँ, पानी पी लो, उठो ना माँ, पानी तो पी लो। उन दोनों छोटी सी मासूम बच्चियों के मासूम से कांधे पर एक ऐसा बोझ विधाता ने दे दिया था जिसे वो उठाने के बिल्कुल लायक नहीं थे। माँ के अंतिम संस्कार के बाद उन दोनों के सामने अपना पेट भरने की चुनौती थी। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। दोनों बहनें भीख मांगने लगी। भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए भैया, बहुत भूख लगी है हमें। कभी कोई उन्हें भीख देता तो कभी लोग उन्हें दुत्कार कर भगा देते। चल चल आगे बढ़, जब देखो हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है। अरे कुछ काम धाम कर लिया कर। जब दोनों काम ढूंढने जाते तो उन्हें उनकी छोटी उम्र के कारण कोई काम भी नहीं देता। अब काम मिले या ना मिले, भूख तो पेट में लगती ही है। इसलिए कभी सड़क किनारे फेंके गए खाने के टुकड़े को वे खाते तो कभी किसी के द्वारा पानी या कोल्ड ड्रिंक के फेंकी बोतल में बची कुछ बूंदों को पीकर वो अपना दिन निकालते। एक रात की बात है, वो दोनों सड़क किनारे लेटी हुई थी। तभी, दीदी हम दोनों सड़क किनारे रहती हैं, क्या एक दिन हमें भी कोई गाड़ी वाला माँ की तरह धक्का मारकर चला जाएगा? क्या हम दोनों भी माँ की तरह सड़क किनारे तड़प तड़प कर मर जाएंगे? मुझे तो बहुत डर लगता है दीदी, जब मैं रात को सड़क किनारे सोती हूँ। सच कहूँ तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी वाला आएगा और हम दोनों को रौंद कर चला जाएगा। ये कहकर छोटी सी गुड़िया जोर जोर से रोने लगी। तब मीना ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसे गले से लगा लिया और कहा, नहीं गुड़िया, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपना घर बनाएंगे। अपना घर? हाँ दीदी, मुझे घर में रहना है, अपने घर में रहना है, यहाँ सड़क पर नहीं। मीना ने गुड़िया को कह तो दिया था कि वो अपना घर बनाएगी, लेकिन कैसे, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। इस बीच मीना और गुड़िया ने कबाड़ बिनने का काम शुरू कर दिया। वो सारा दिन कबाड़ बिनती, कभी सड़क किनारे तो कभी बस स्टैंड पर, तो कभी रेलवे स्टेशन पर, और फिर उसे सबसे बड़े कबाड़ी वाले को बेच देती। एक दिन जब दोनों बहनें कबाड़ बेचने के लिए गईं, तो वहाँ एक ग्राहक आया। अरे रमन सेठ, बहुत पैसे कमा रहे हो कबाड़ में, सुना है तुमने फिर से एक नया मकान खरीदा है? कबाड़ से मकान, ये बात मीना के जहन में घूमने लगी। अब वो इतनी बड़ी सेठ तो थी नहीं कि बहुत सारा कबाड़ बेचकर अपना घर खरीद लेती, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना कबाड़ में जो बहुत सारी बोतलें वो इकट्ठा करती है, उसमें से कुछ वो बेच दे और कुछ अपने पास रख ले। दीदी, तुम सारा कबाड़ बेच क्यों नहीं देती? ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पानी की बोतल आधा बेचती हो, आधा रखती हो, ऐसा क्यों? क्योंकि इसी से तो हम अपना घर बनाएंगे। प्लास्टिक की बोतल का घर? हाँ, फिर हमें सड़क के किनारे रहने की जरूरत नहीं होगी। उन दोनों बहनों ने इकट्ठा किए गए पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल से अपना घर बनाना शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना घर तैयार कर लिया। ले गुड़िया, अब हमारा घर तैयार हो गया। यहाँ पर कोई मकान मालिक हमें तंग करने नहीं आएगा और ना ही कोई गाड़ी वाला हमें धक्का मारेगा। सुनीता और मीना अपने उसी घर में आज रहती हैं और कबाड़ बिनने का काम करती हैं। अब उन दोनों बहनों को कोई डर नहीं। उन्होंने इस स्वार्थी समाज में जीने की कला सीख ली है। वैसे भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि गरीब हर परिस्थिति में जीना सीख ही जाता है, क्योंकि उसे लड़ना आता है। वो हालात के आगे घुटने नहीं टेकता। स्नेहलता गर्भवती थी। उसका आखिरी महीना चल रहा था। किसी भी दिन और किसी भी समय उसे अस्पताल जाना पड़ सकता था। स्नेहलता और उसका पति दिवाकर नन्हे मेहमान के आने के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक रात जब दिवाकर गहरी नींद में था, तभी उसके कानों में स्नेहलता के कराहने की आवाज सुनाई दी। दिवाकर, दिवाकर। दिवाकर बिस्तर पर तुरंत उठकर बैठ गया। क्या हुआ स्नेहलता? दिवाकर, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर के पास मुझे ले चलो। दिवाकर ने गाड़ी निकाली और अस्पताल की ओर चल पड़ा। उसके घर से अस्पताल की दूरी 15 किलोमीटर के करीब थी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सड़कें लगभग सुनसान थी। वो धीरे धीरे कार लेकर अस्पताल की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी एक नजर एक आदमी पर पड़ी, जो हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने के लिए कह रहा था। भाई साहब, गाड़ी रोकिए भाई साहब। दिवाकर ने देखा कि एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ रास्ते के किनारे खड़ा है।
उसने अपनी कार उसके पास जाकर रोक दी।